अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। वही हुआ जिसका खदशा था, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ था जिसका खदशा मैंने ज़ाहिर किया। यानी मौलाना अलहाज मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंडवी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने जो बात कही उससे मुकर गए। अगर बात नहीं थी तो इत्तेहाद कैसा था? इत्तेहाद नहीं था तो आपने इतना बड़ा बयान कैसे दे डाला? इसका मतलब है कहीं आपके कोई मामला तय पाए हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, असल कहानी क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अपने अंदर जज्ब कर लिया है। अब रिजर्व सीट्स का मामला भी हल होता हुआ नजर आएगा अगर वाकयातन हुआ तो। लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया, डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा फैसल जावेद खान पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा इमरान खान साहब के दस्तराज तकरीबन 10 माह की खुद साख्ता रूपोशी के बाद आज मंजर-ए-आम पर आए। उनकी एक वीडियो जारी हुई, पिक्चर्स आई हैं, फिर उन्होंने जमानत हासिल कर ली है पेशावर हाई कोर्ट से। वो डिटेल्स क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ वायरल बयानात हैं जिनके ऊपर आपको हंसी आएगी। एक और फार्मूला तय हो गया, फार्मूला जाहिर नहीं किया जा रहा लेकिन तय हो गया हुकूमत साजी का। वो क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इससे गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। एक और गुजारिश वो ये कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि मौलाना के यू टर्न की कहानी इंटरनल है, वो आपके सामने शेयर करूंगा। वो क्या है, कुछ तो रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया वाले लेकिन मेरे पास इंटरनल रिपोर्ट है। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं, सीमलेस होगा व्लॉग। थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा 1-2 दिन। सबसे पहले तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी साहबजादा हामिद रजा साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनकी सरबराही में प्लस पीटीआई के 3 सरकर्दा रहनुमाओं की मौजूदगी में एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात का ऐलान किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और उनकी जो पार्टी है वो उनके ज़ेर इंतज़ाम अब आज़ाद उम्मीदवारान की हैसियत से नहीं बल्कि मुत्तफ़िका तौर पर एक पार्टी की हैसियत से सामने आएगी और वो असम्बली में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक 180 मेंबरान हैं जो जीत चुके हैं नेशनल असेंबली की सीटें, लेकिन उन्हें वो सीट्स नहीं दी गई हैं। उसके लिए वो तोगो-दौ कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को और दीगर जो सरकर्दा इदारे हैं उन्हें इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि हुआ तो क्या हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। इस मौके पर जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं और फिर राजा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि आखिरी दम तक वो पीटीआई का साथ देंगे और पीटीआई ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है तो वो इस ट्रस्ट को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखेंगे। तो आज की टॉप लीड ये थी, डेवलपमेंट ये थी। दूसरी टॉप लीड जो मेरी नज़र में है वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज कुछ मीडिया हाउसेस से बातचीत की लेकिन उन्होंने ये इस बात का तो क्लेम कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो आने वाले दिनों में हुकूमत साजी करेंगे तो कैसे करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो चुकी है लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ कि फॉर्मूला क्या होगा। उधर से पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि उन्होंने काबीना में नहीं बैठना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट आ जाती हैं? एक चेयरमैन सेनेट की पोस्ट आ जाती है, एक स्पीकर नेशनल असेंबली की आ जाती है, एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की आ जाती है। तो ये 3 एक सीट्स हैं, ये गवर्नर्स की पोस्ट होती हैं मुख्तलिफ सूबों में। तो ये कहा गया है कि हमने सीटें वो लेनी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अब पीपल्स पार्टी तो मुसर है इस बात के ऊपर, क्या नून लीग ने कन्विंस कर लिया है पीपल्स पार्टी को कि वो कैबिनेट में भी बैठेंगे? अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ने इस बात का इजहार बिल्कुल नहीं किया कि 3-2 का जो फार्मूला था जिसका मैं तज़किरा कर रहा था कि 3 साल एक वज़ीर आज़म रहे चाहे शहबाज शरीफ साहब रहे और 2 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी का कोई शख्स वज़ारत उज़्मा संभाले। इरफान सिद्दीकी साहब इस चीज़ को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर अभी तक बातचीत नहीं हुई। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तय ये पाया है मेरे ज़राए से, कमी बेशी माप इसमें बात थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, वो ये कि 3 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब या 2.5 साल के लिए, फर्स्ट 2.5 ईयर्स या फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स तारीख अदम एतमाद आए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी तरीका कानून के अंदर लिपटी हुई एक नई कहानी उस तरीके के जरिए, कानून और आइन के अंदर उस तरीके के जरिए
بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم لایا جائے اور ان کی ٹریننگ بھی ہو جائے. تو یہ والی چیز ابھی زیر غور نہیں ہے عرفان صدیقی صاحب کے مطابق، لیکن میرے مطابق اس والی چیز کے فائنل نتائج نکل چکے ہیں، تبھی میڈیا کے اندر انڈرسٹینڈنگ کی بات چل رہی ہے. پی ٹی آئی آلریڈی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نے ابھی وفاق میں حکومت نہیں لینی، نہ ہی پنجاب میں حکومت لینی ہے. جہاں تک پنجاب کا معاملہ ہے، پنجاب کے اندر خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب حکومت سازی کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو پروٹوکول اور سیکیورٹی وینز تک پہنچا دی گئی ہیں. انہوں نے مختلف بڑی بڑی شخصیات سے جن کا تعلق بیوروکریسی سے ہے ان سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، ان سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پنجاب کی پالیٹکس ہے کیا. پنجاب بڑا صوبہ ہے جی. پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ اس کی اچھی گچی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد اگلے آنے والے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کا پیرامیٹر وہاں پر طے ہوتا ہے کہ آپ کی روٹس کتنی سٹرونگ ہیں. پنجاب کے اندر پنجاب گورنمنٹ بناتا ہے وفاق کے اندر. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پنجاب کو قابو کرنا ہے. اب پنجاب ان سے قابو ہوگا نہیں ہوگا یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. اور مریم نواز شریف صاحبہ کا اس وقت مخالف اپوننٹ کون ہوگا پی ٹی آئی سے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی. نام آ رہا تھا صنم جاوید خان کا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نیکسٹ چلتے ہیں جناب. تیسری ٹاپ لیڈ جو ہے، اسلام آباد سے نون لیگ کے 3 ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا. وہ جو دھاندلی کے الزامات تھے نا ان کے چٹھا صاحب کے دھاندلی کے جو الزامات تھے، ان کے بعد 3 ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا. جبکہ چٹھا صاحب کے انڈر کام کرنے والے جو آر اوز اور ڈی آر اوز تھے، آج انکوائری کمیٹی کے سامنے 6 آر اوز اور ڈی آر اوز پیش ہوئے اور انہوں نے ان کے جو دھاندلی کے الزامات تھے ان کو مسترد کر دیا. یعنی چٹھا صاحب کے دھاندلی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. تو یہ اگین اٹ واز ہائیلی ایکسپیکٹڈ، کیونکہ جس رخ میں چیزیں چل پڑی تھیں چٹھا صاحب نے تو جو بولا بول دیا، لیکن جو آر اوز اور ڈی آر اوز نے بولنا تھا ان کے بولنے سے 2 دن پہلے، یعنی جس دن یہ الزامات لگائے ہیں اسی دن یہ بات آ گئی تھی سامنے کہ دھاندلی کو ہم مسترد کرتے ہیں. ایون الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا. یہ کہنے کے بعد رات کو 10:30 بجے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی، اور ایون اس دن جو ڈی آر اوز تھے ان کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ایسی کوئی دھاندلی رپورٹ نہیں ہوئی. تو اٹ واز ہائیلی ایکسپیکٹڈ. کمیٹی ایسا ہی ہوا کرتی ہے جی. اب کمیٹی کے اندر سے کیا نکلنا ہے، میں تو اس میں سے کوئی بہت زیادہ پازیٹیو چیز یا پازیٹیو اینگل نہیں دیکھ رہا جو نکلے گا. بہرحال حالات ملک کے ایسے ہی ہیں. 2 عدد وائرل بیانات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو موقع نہ دیا گیا تو نازک جمہوریت کا یہ آخری موقع ہوگا. میرے خیال میں یہ انڈرسٹینڈنگ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے. فیصل جاوید خان صاحب کا منظر عام پر آنا، عمر ایوب صاحب کا بھی منظر عام پر آنا، پھر علی امین گنڈا پور کو راہداری ضمانت کا مل جانا، پھر سب کو پشاور ہائی کورٹ سے پھر زرتاج گل صاحبہ کا بھی آنا اور ان کو بھی ضمانت مل جانا، پھر کنول شوذب صاحبہ کا بھی منظر عام پر آنا. تو یہ اتنا ایزی نہیں تھا. اٹ واز ناٹ دیٹ مچ ایزی کہ یہ ہو جائے گا بس ایسے بیٹھے بٹھائے. میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ہی یہ لوگ جو ہے وہ واپس آئے ہیں، اور یہ لوگ فور فرنٹ پر آئے ہیں. ان کا فور فرنٹ پر آنا پازیٹیوٹی کا ایک سائن ہے. لیکن جو بات ان کی ہے وہ یقیناً خدشے کو کی عکاسی کر رہی ہے، خدشے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر اب تھوڑا سا سختی دکھائی گئی نا تو ہو سکتا ہے پھر جمہوریت نہ رہے اور پھر ڈائریکٹ مارشل لاء لگ جائے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ بہت ٹائم لگ رہا ہے پرائم منسٹر شپ اور پھر فیڈرل کیبنٹ بنانے کے اندر. یہ ٹائم جتنا زیادہ لگے گا اتنا زیادہ موقع ملے گا کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کسی سافٹ ایمرجنسی کی طرف چلا جایا جائے، فائنینشیل یا کسی اور طرح کی. تو اللہ کرے کہ یہ کوئی حکومت بن جائے، ورنہ ان کے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ جائے گی. خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ملک میں بڑے چور اسمبلیوں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں جو سیٹیں خریدتے ہیں. خواجہ آصف انہوں نے یہ بات سچ کہہ دی ہے، پر میں کہوں گا بھی کیسے کر لیتے ہو یار. ان کے پہلی دفعہ شاید زندگی میں سچ بولا ہوگا کہ یہ وہ چور ڈکیٹ وہ سب آپ ہی لوگ ہیں جو باقیوں کی سیٹیں خرید کر لوگوں کا ووٹ چھینتے ہو اور ان کا حق مار کے اپنا حق بناتے ہو. اس کے علاوہ دوسری تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر دوسری کوئی بات ہوتی تو اس کے اوپر آپ یقیناً تباہ آزمی ضرور فرما دیتے. اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ بھی. مولانا صاحب کل سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا.
तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ हायल है। अब आप अंदाजा कीजिए ना, ये अभी एक दिन पहले इनका क्या स्टेटमेंट था और आज क्या स्टेटमेंट है। अच्छा, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि 9-10 साल की हमारी एक तफरीक है, वो तफरीक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। उनके लोग आए, मैंने इज्जत दी, बात सुन ली, लेकिन मेरा कोई इत्तेहाद नहीं है। ये बड़ी आसानी से खूबसूरती से उन्होंने लूप लपेटा बना दिया ना, हालांकि मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब आप सोचिए कि PTI के वो तमाम लोग जो उनका चेहरा नूरानी करके उनको दिखा रहे थे कि ये ठीक बंदा है, तो मैंने उसी वक्त कहा था ये रॉन्ग नंबर है, वो बात सामने आ गई। अच्छा, ये कैसे हुआ? ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि उनकी मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक मौलाना साहब को दो तरह से बाई डायमेंशनल अप्रोच किया गया। एक तो नून लीग की तरफ से, सीनियर लीडरशिप की तरफ से अप्रोच किया गया कि मौलाना साहब तुसी तो साढ़े बंदे से, तुसी मतलब PTI ਨਾਲ रल गए तो ਤੁਹਾਡੀ की वैल्यू रह जानी, हम आपको कुछ ना कुछ देते हैं। तो जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक उनके किसी उम्मीदवार को वजारत आला बलोचिस्तान का मनसब शायद तफवीज़ किया जाएगा, या किसी सूबे में, एक आध और सूबे में गवर्नरशिप JUI के कैंडिडेट को मिल जाए। हो सकता है मौलाना साहब को ही कोई पोजीशन दे दी जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में। तो उनको उसके ऊपर कन्विंस किया गया। अच्छा, इसका जो एक्सट्रीम स्टेप था, एक तो नून लीग ने राब्ता, दूसरा स्टेप था वो पीपल्स पार्टी की किसी बड़ी शख्सियत ने मौलाना साहब से बात की है, उनको कन्विंस किया है कि आप ये PDM के खिलाफ बयानबाजी बंद कर दें और PTI के साथ आपका जो रोमांस है उसको भी ख़त्म तकरीबन कर दें, क्योंकि उससे हमारा इमेज बड़ा ख़राब हो रहा है। तो उस पर मौलाना साहब ने कहा कि अब तो मैं स्टेप ले चुका हूँ, मैं पैसे वो जो होता है कि बार्गेनिंग टैक्टिक्स और ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स, तो उन्होंने ठीक ठाक उसके ऊपर मेरे हिसाब से बार्गेन किया है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। तो उस बार्गेनिंग में कुछ पोजीशंस हैं, कुछ फ्यूचर एंडोर्समेंट्स हैं और एंटिसिपेटेड किस्म की कंडीशंस हैं। तो आप देखते हैं कि आने वाले चंद दिन में मौलाना साहब को कुछ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, उन्होंने उन तमाम नौजवानों को जो मौलाना साहब के हक में ट्वीट्स कर रहे थे, ट्रेंड बना रहे थे, व्लॉग्स कर रहे थे, उनका तमाम जो कॉन्फिडेंस था उसको शेक कर दिया। अब आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स के ऊपर। जनाब, अगले एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगले एक हफ्ते में अगर चीज़ें स्मूथ ना रही, अभी पाकिस्तान के अंदर ट्विटर इस वक्त एक्सेसिबल नहीं है बगैर VPN के। मैं जो देख रहा हूँ मुसलसल पिछले 2 दिन से VPN के बगैर ट्विटर आप नहीं एक्सेस कर सकते। और जो हैजान बपा हुआ है इलेक्टोरल रिजल्ट्स को लेकर, पोल्स के जो रिजल्ट्स हैं, सरकारी नतायज उनको लेकर, फॉर्म 45 और 47 को लेकर, और फिर कमिश्नर साहब ने जिस अंदाज से आकर बोला है, मेरे हिसाब से तो वो भी रॉन्ग नंबर है। ये मैं वक्त आने पे साबित करूंगा। मौलाना साहब को मैंने कर दिया, अब आने वाले चंद दिन में आप वो भी देख लेंगे। तो हो सकता है कि उस प्लान के ऊपर शायद काम ना हो पाए, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक प्लान आपका अंडर वे है, विच इज़ फेडरल गवर्नमेंट मेकिंग। फेडरल गवर्नमेंट इन मेकिंग है, तो अगर ये हो जाता है तो फिर ज़रूरत नहीं है उस प्लान की। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर वो वाला प्लान है कि किसी तरह कोई सॉफ्ट एमरजेंसी या कोई हालात ऐसे क्रिएट कर दिए जाएं कि कोई भी जमात अग्री नहीं है फेडरेशन को संभालने के लिए, तो इसलिए फेडरेशन ने ऑटोमेटेड सिस्टम के ज़रिए चीज़ें संभाल ली हैं और अपनी मर्ज़ी के लोग रख लिए हैं, ताकि 2-1 साल जो हैं वो एटलीस्ट गुजार दिए जाएँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो एमलगमेट बनी हुई है, लेकिन अगला एक हफ़्ता इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए क्योंकि उसमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, मज़ीद छापे बढ़ेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जाएगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे, और ऐसी सूरत के अंदर जो क्यास की कैफियत है खुदा ना खास्ता वो बढ़ सकती है। तो आप सब लोगों ने अपने अपने जगह पर, अपने अपने घरों पर महफूज रहना है और दूसरों के लिए दुआ भी करनी है। आज के व्लॉग से इतना ही। थोड़ा एब्सेंस है, थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे हो जाना, इसको मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मेरे अपने कुछ पर्सनल काम है जिसकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, और जैसे ही मौका मिलता है मैं व्लॉग कर लेता हूँ, तो उसके लिए माज़रत। आज 19 तारीख़ है, शाम का व्लॉग है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।